नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर और इसमें जो आज हम अपना जो टॉपिक रहेगा वो है 16वीं 17वीं शताब्दी में यानी मुगल काल में जो आए यूरोपीय यात्री, मुगल काल के यूरोपीय यात्री, मुगल काल के यूरोपीय यात्री। ये पार्ट फर्स्ट क्लियर बच्चों। एक्चुअल में मुगल काल के इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसमें विदेशी यात्रियों द्वारा दिया गया वर्णन भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। अतः ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि मुगल काल के इतिहास को जब हम जानेंगे तो उसमें तात्कालिक बादशाह के समय अगर कोई यूरोपीय यात्री भारत में आया, बादशाह के दरबार में आया और उस समय उनके जो राज्य में वह घूमा और उसने क्या देखा और वहाँ जाकर उसने जो अपनी किताब में लिखा, वह जानकारी हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के माध्यम से हम इतिहास लेखन को बड़ा ही उच्च स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। अतः मुगल काल के इतिहास को जानने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बातें हैं, इनके लिए हम जो यूरोपीय यात्री जो अन्य देशों से आए थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, ताकि यहाँ अगर कोई दरबार में दरबारी लेखक हैं, दरबारी राजकीय लेखक हैं, तो वो राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, कुछ बातों को छोड़ देगा, किंतु वह आया हुआ यूरोपीय यात्री तात्कालिक दशाओं का जो वर्णन करेगा वह निश्चित रूप से इतिहास लेखन में एक प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। अतः आप इस बात का ध्यान दें कि मुगल काल में जो यूरोपीय यात्री आए थे 16वीं 17वीं शताब्दी में, उन्होंने किस प्रकार यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ के हालातों का वर्णन किया और जिससे हमें इतिहास लेखन में सफलता मिली और मुगलों के जो इतिहास है उसको जानने में सहायता मिली। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे मुगल काल के जो यूरोपीय यात्री, मुगल काल में जो यूरोपीय यात्री आए थे उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहला है फादर एंथोनी मॉन्सरेट। फादर एंथोनी मॉन्सरेट, मोन्सेरात एंथोनी, फादर एंथोनी मॉन्सरेट। फादर मॉन्सरेट फादर एक्वा विवा के साथ यानी एक्वा विवा के साथ यह भारत आए थे 1578 में, 1578 में यह भारत आए थे। इन्होंने अकबर के दरबार में अपनी जो यात्रा कर आए थे यात्री अकबर के दरबार में आए थे, उन्होंने अपने यात्रा विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने अकबर के चरित्र, व्यस्तता विशद विवरण में बताए, जिसमें अकबर की शक्ल सूरत, उसकी पोशाक, उसकी धार्मिक मान्यताएं आदि का वर्णन मिलता है। उसने अकबर के साथ भोज प्रबंध, निराश्रितों की शिक्षा के लिए दी गई उदार व्यवस्थाओं, शहजादों और शहजादियों की शिक्षा के बारे में विस्तार से लिखा है, यानी एजुकेशन के बारे में इन्होंने लिखा है। फादर मॉन्सरेट को शहजादा मुराद का शिष्य नियुक्त किया गया था, यानी मुराद जो अकबर का पुत्र था उसका शिष्य भी इन्हें नियुक्त किया गया था। उसके अनुसार शहजादों और शहजादियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। फादर मॉन्सरेट ने जिन शहरों को देखा, जिन मार्गों से होकर गुजरा, उनके बारे में सविस्तार लिखा तथा उसका यह विवरण बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने सूरत, मांडू, सिरोंज, नरवर, ग्वालियर, दिल्ली, सोनीपत, सरहिंद, लाहौर आदि शहरों का वर्णन किया। वह लिखता है कि भारत के नगर दूर से देखने में तो बड़े सुहावने लगते हैं, किंतु अंदर से संकरे बेतरतीब नजर आते हैं। घरों की खिड़कियां दिखाई नहीं देती। उसका लाहौर शहर की वृतांत अत्यंत सजीव और महत्वपूर्ण है। वह लिखता है कि वह शहर अपने आकार, प्रकार, जनसंख्या और धन दौलत के मामले में एशिया और यूरोप के किसी अच्छे शहर से कम नहीं है। दुनिया के हर हिस्से से सौदागर यहाँ आकर उनकी भीड़ लगाते हैं।
बाहर से बहुत माल मंगवाया जाता है। शहर में इतने लोग रहते हैं कि उधर उधर निकलते वक्त कंधे से एक दूसरे की रगड़ लगती है, यानी इतनी जनसंख्या के कंधे से कंधा टकराता है। किले में एक बाजार है जिसे धूप और पानी से बचाने के लिए लकड़ी की छत ऊंचाई तक बनाई गई है। लाहौर के उन्नत व्यापार, कला और दस्तकारी के बारे में वह लिखता है। शायद ही कोई कला और दस्तकारी ऐसी होगी जिसका प्रयोग यहाँ ना हो रहा, यानी विश्व में कोई ऐसी कलाकारी या दस्तकारी नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती हो। उनके अनुसार लाहौर के लोगों वह विशेष रूप से कश्मीरी ब्राह्मण समृद्ध थे, यानी कश्मीर के जो ब्राह्मण थे वह वहाँ पर समृद्ध थे। मांसरेत को काबुल अभियान के समय अकबर के साथ जाने का अवसर मिला, यानी अकबर ने जब काबुल अभियान किया था तो यह साथ गए थे, अवसर मिला था। अस्वस्थ हो जाने के कारण बादशाह जलालाबाद से आगे नहीं जा सका और अपनी सेना के साथ लौट आया और लाहौर में डेरा डाला। सॉरी। इस प्रकार फादर मानसरात को मुगल सेना और छावनी का आंखों देखी जानकारी पाने का सुअवसर मिला। उन्होंने देखा कि छावनी का विन्यास सादा एक सा ही रहता है। शाही खेमे साफ और खुली जगहों में लगा, खेमे के दाईं बाईं और उसके दूसरे छोटे बड़े अमीरों के खेमे, दूसरी पंक्ति में शहजादों अमीरों के खेमे और शेष सैनिकों के तंबू हैं। सभी खेमों अलग अलग बावर्ची खाने हैं। बादशाह, शहजादों, अमीरों और अलग अलग बाजार भी हैं जिसे उर्दू कहा जाता है, यानी अमीरों के अलग अलग बाजार भी हैं जिन्हें उर्दू कहते हैं। बाजारों को उर्दू कहते हैं। ये नई चीज़ है जो आपके लिए क्लियर, उर्दू भाषा ही नहीं है, एक उर्दू बाजार भी है। मासरात ने बादशाह के सैनिक लश्कर का भी बड़ा मनोहारी वर्णन किया। वह लिखता है कि रसद कस्बों, गांवों और सभी प्रकार से आती थी ताकि शत्रुओं के इलाके में भी चीज़ों की कमी महसूस न हो। सेना के साथ साफ सफाई कर्मचारी, सुरंग सैनिक भी चलते थे जो जमीन पर हमसार कर देते थे। इनके काम की देखभाल अलग अधिकारी के जिम्मे होती थी। नदी पार करते समय नावों को रस्सी से बांधकर बेड़ा बनाया जाता। उन पेड़ों की टहनियाँ, जाड़, जंखार, घास फूस और पट्टे बिछाए जाते ताकि सेना आसानी से पार कर सके। घुड़सवार, रिसाल, पैदल सैनिक दस्ते और सामान ढोने वाले आदि अलग अलग समय पर कतार बांधकर पार करते। पुल पर यातायात की निगरानी के लिए अलग अफसर होते। हाथियों को पुल पर से पार होकर नहीं जाने दिया जाता था। मानसरेत के विवरण से कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिलती है। उदाहरण के लिए वह लिखता है, दरबार की कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने की प्रथा थी, यानी इतिहास लेखन की प्रथा थी, क्योंकि वह रिकॉर्डों को रखते थे। इस काम के लिए 4 सचिव होते थे जो शाही खजाने में लेन देन की बारी बारी से पूरा विवरण लिखते थे। घोड़ों के व्यापार शाही इजाजत के बगैर नहीं हो सकता था। उनके न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, जल्स घड़ी, घड़ियाल एवं नवरोज के उत्सव के बारे में भी फादर मानसरेत ने लिखा है। बादशाह के दरबार के अलावा सामान्य लोगों के कामकाज, उनके रहन सहन। उसने जलालाबाद के निवासियों की सूरत में पारसियों के बारे में लिखा है कि वह मेहनतकश हैं तथा लोग हार्दिक मान्यता अंधविश्वासों में विवरण भी उन्होंने दिया है। बाल नाई संप्रदाय का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वयं अकबर नंगे पांव खुले बाल इस संप्रदाय के प्रमुख महंत के दर्शन करने गए। सती प्रथा के बारे में कहना है कि विधवाओं को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाता था, यानी फादर मानसरेत ने सती प्रथा के बारे में लिखा है कि महिला को सती करने के लिए नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाता था ताकि उन्हें जलने का दर्द महसूस न हो, और सिर्फ अर्ध बेहोशी की हालत में ही उन्हें चेतावनी और प्रार्थना का आश्वासन के साथ चिता पर धकेल दिया जाता है, यानी जबरदस्ती सती कर दिया जाता था। अक्सर उन्हें बलपूर्वक ही चिता पर बैठाया जाता था और यदि वे चिता से कूद कर भागने की कोशिश करती तो उन्हें डंडे से ऐसा करने से रोका जाता था, यानी डंडा लगा दिया जाता था उसको सती करने के लिए। यानी फादर एंथनी मानसरेत ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। फादर मानसरेत ने मांडू के रथ सप्तमी उत्सव और नर की होली मुहर्रम का भी बड़ा वर्णन किया है। यानी फादर एंथनी मानसरेत ने बहुत कुछ वर्णन अपनी पुस्तक में किया है अकबर के जमाने की। अगला है राल्फ फिंच। राल्फ फिंच भारत 1588 से 1591 के बीच रहा, यानी 1588 में यह आया और 91 तक यह रहा। 1588 में आया और 91 तक यह रहा, 3-4 साल रहा। वह पहला अंग्रेज यात्री है जिसने भारत के लोगों के बारे में, उसकी वेशभूषा, रीति रिवाजों के बारे में लिखा। उसने दूर दूर तक की यात्राएं की। वह हुगली, चिटगांव, पेगू और शाम तक पहुंचा। उसके कथन अनुसार वह गुजरात के मुख्य शहर खंबात था
जिसकी बसावट व्यवस्थित थी तथा वह एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर था। इस शहर में पक्षियों, कुत्तों और बिल्लियों के लिए भी अस्पताल थे, यानी पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था थी। बुरहानपुर में बड़ी मात्रा में सूती कपड़ा बनता था, वह कपड़े की छपाई का काम होता था। फिंच के अनुसार आगरा एक बहुत बड़ा शहर था, इसमें पत्थर के मकान थे, इसकी गलियां काफ़ी चौड़ी थी। फतेहपुर सीकरी आगरा से बड़ा था, मतलब फतेहपुर सीकरी आगरा से भी बड़ा था, यह कहा इन्होंने। ये दोनों शहर आकार में तब के लंदन से बड़े और अधिक आबादी वाले शहर थे, यानी तब के लंदन से भी बड़ी आबादी वाले शहर थे। पटना में रुई, बंगाल से चीनी, अफीम का बाजार था। पटना के पास सोने की खानें थी। फिंच ने गोलकुंडा के लोगों की वेशभूषा के बारे में, गंगा घाटी के निवासियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही। बाल विवाह की प्रथा एक बहुप्रचलित प्रथा थी, यानी बाल विवाह के बारे में भी राफेल फिंच ने लिखा है। एंथनी फादर माउसरोथ ने तो सती प्रथा के बारे में बताया और इन्होंने बाल विवाह के बारे में बताया, वर्णन किया। उन्होंने लोगों की धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों का भी विवरण दिया। उनका कहना था कि गुजरात में यदि विधवा चाहती तो उसने अपने पति के साथ सती होने दिया जाता, किंतु वह ऐसा करने से इनकार कर देती तो जबरदस्ती सती होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, यानी मजबूर होकर सती नहीं किया जाता तथा उस दिशा में उसका सिर मुंडवा दिया जाता था। यही प्रथा बनारस में थी। फिंच ने मुगल दरबार की तत्कालीन मुगल बादशाहों के प्रासंगिक उल्लेख मात्र ही किया, इसके विषय में उसको जानकारी नहीं देता, यानी वह घूमा तो वह शहरों में घूमा और वह मुगल शासकों के बारे में वह जानकारी नहीं देता। अगला है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। हॉकिंस एक व्यापारी था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। वह भारत में 1608 से 1613 तक रहा, यानी ये 1608 से 1613 तक भारत में रहा। फारसी का बहुत अच्छा जानकार था, यानी यह फारसी भाषा से जानता था, जो मुगलों की राज दरबार की भाषा थी और कार्य करने की भाषा थी। और वह जहांगीर के द्वारा दी गई शराब की पार्टियों में आमंत्रित किया जाता था, यानी जहांगीर जब शराब की पार्टियां देता था तो वह उसे भी आमंत्रित किया जाता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित था, यह पिला रहा है तो प्रभावित तो होना ही है। हॉकिंस के विवरण का महत्व इसलिए है कि उसने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सब कुछ लिखा। विशेष रूप से जहांगीर के व्यक्तित्व और तथा दिनचर्या के विषय में उसका विवरण अत्यंत विश्वसनीय है। बादशाह के जवाहरातों का शौक था, किसी दिन कोने कोने से कितनी मात्रा में हीरे जवाहरात पहने हैं इस हिसाब से विभाजित थे। यहाँ की उसकी तहसीब यानी माला, तस्बीह माला भी कीमती मोती, माणिक्य, हीरे, पन्ने और मूंगे की बनी थी। दैनिक प्रार्थना नमाज के बाद जहांगीर बाहर आकर जोरों का दर्शन देता। 3 बजे के करीब वह आम दरबार लगाता। वह सारे मामले की सुनवाई के लिए वह 2 घंटे ठहरता था, फिर वह दरबार खास में चला जाता। वहाँ केवल उन्हीं लोगों से मिलता जो बादशाह के खास थे। हॉकिंस ने बादशाह की संपत्ति का विवरण दिया। उसने सारी वस्तुएं गिनाई, जो जैसे हीरे जवाहरात, अस्त्र शस्त्र, हीरे जवाहरात, अस्त्र शस्त्र से मंडित होदे, कोठियाँ, कीमती बर्तन जिनमें कीमती सुरहियाँ, कटोरे, शराब पीने के प्याले, सोने आदि शामिल थे। उसने शाही पशुओं के बारे में भी लिखा, जिसमें हाथी, फारसी, तुर्की, कश्मीरी घोड़े का वर्णन है। जहांगीर के हरम के दैनिक खर्च लगभग 30,000 रुपये था, यानी जहांगीर के हरम पर प्रतिदिन 30,000 रुपये खर्च होता था। हॉकिंस ने दरबार और दरबारी कानूनों का सविस्तार वर्णन किया। बादशाह खजाने और शेरों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिदिन निरीक्षण करता था। जब कोई अमीर मर जाता तो उसकी सारी संपत्ति बादशाह के अधिकार में आ जाती थी, किंतु वह उसके बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करता था। आगरा में उसकी अनुमति के बिना कोई भी सती नहीं हो सकती थी, यानी जहांगीर की अनुमति के बिना किसी को भी सती आगरा में नहीं होने दिया जाता था। हॉकिंस का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है। भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है, यानी हॉकिंस जी कह रहे हैं जो व्यापारी है कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है, क्योंकि सभी देशों के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले में यहाँ से माल ले जाते और चांदी यहाँ जाती नहीं थी। यह कथन इस प्रकार से भारत के व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए परिचायक है। व्यापारी यहाँ से माल खरीदने को स्वाद से आते थे। भारतीय व्यापारियों को अपना माल बेचने या उसका प्रचार करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था, केवल सुविधा अनुसार भारतीयों को ही थी। अगला है विलियम फिंच। ये तो हो गए विलियम हॉकिंस। अब अगला है विलियम फिंच। ये राफेल फिंच भी हो गया, अब विलियम फिंच।
विलियम फिंच। विलियम फिंच हॉकिंस के साथ भारत आया था, यानी ये हॉकिंस है, इसके साथ ही विलियम फिंच भारत आया था। 1608 में सूरत पहुंचा, ये भी 1608, क्योंकि यह हॉकिंस के साथ आया था। उसने अपने ग्रंथ लॉर्ड्स जनरल, इनकी पुस्तक का नाम लॉर्ड्स जनरल में संपूर्ण रूप से प्रकाशित किया है। उनके अनुसार फिंच ने सार रूप में किंतु अधिक प्रमाणिक तरीके से मनुष्य, जानवर, पौधे, शहरों, किलों, इलाकों, धार्मिक विश्वासों आदि का वर्णन किया है। ऐसा वर्णन अन्य किसी यात्री ने नहीं किया। फिंच ने हिंदुस्तान के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का विस्तार से उल्लेख किया है। सूरत आगरा बुरहानपुर से होकर जाता था, यानी जो प्रमुख 3 मार्ग बताए हैं जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। पहला सूरत से आगरा जो बुरहानपुर होकर जाता है, दूसरा आगरा से अहमदाबाद, और तीसरा लाहौर और काबुल का मार्ग। इन मार्गों में पड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थानों के नाम का भी उसने उल्लेख किया है। फिंच ने सूरत, बुरहानपुर, मांडू, उज्जैन, सारंगपुर, सिरोज, नरवर, ग्वालियर के बारे में अपना विवरण दिया है। फतेहपुर सीकरी के बारे में उसने लिखा है, वह ऐसे अनेक अनुभव हैं, अनेक भवन हैं जिनमें कोई नहीं रहता, यानी वहाँ ऐसे अनेक भवन हैं जिनमें कोई नहीं रहता। प्रति भूमि को बाग बगीचों में बदल दिया गया। बुआई की बहुत सी भूमि पर नील अथवा अन्य खाद्यान्नों की पैदावार की जाती है। वहाँ खड़ा व्यक्ति यह महसूस नहीं कर पाएगा कि यह शहर के बीच खड़ा है। बुलंद दरवाजे से उसकी सारी दुनिया सबसे ऊंचे और भव्य माना है, यानी बुलंद दरवाजा जो उस समय बुलंद और भव्य था, ऐसा माना है। और कोई व्यक्ति वहाँ अगर खड़ा है तो उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वह शहर के बाहर नहीं, शहर के बीच में खड़ा है, ऐसा महसूस होगा उसे। फिंच ने आगरे के किले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। उसमें बादशाह आगरे के किले में ही रहता था। फिंच ने लाहौर का पूर्व सबसे बड़ा शहर माना। यहाँ के अधिकांश निवासी बनिए और दस्तकार थे। लाहौर के महल उसने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण महल के भित्ति चित्रों का, विशेषकर जहांगीर की आरामगाह में बने भित्ति चित्र का, इन चित्रों में बादशाह जहांगीर और शहजादों के अन्य महत्वपूर्ण अमीरों के चित्र अंकित किए गए। फिंच ने जहांगीर के कार्यकलापों तथा ग्वालियर, रणथंभौर, रोहतास की राजकीय जेलों की दिलचस्प जानकारी दी है। उनके अनुसार रोहतास की जेल आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अमीर वर्ग के कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पर बिरला कैदी ही जीवित बाहर निकलता था, यानी रोहतास जो कैद थी उससे बिरले ही कोई बाहर निकलता था। जिन कैदियों को 2 महीने की में ही मौत की सजा देनी होती है, उन्हें रणथंभौर जेल में रखा जाता था। केवल विलियम फिंच ही ऐसा यात्री था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया, यानी सलीम और अनारकली की जो दंत कथा है जो सुनने को मिलती है अकबर के शासनकाल में, सलीम और अनारकली की, इस दंत कथा का वर्णन विलियम फिंच ने ही किया है, अन्य किसी ने नहीं किया। अगला है जॉन जुर्दाउ। जॉन जुर्दाउ एक और महत्वपूर्ण विदेशी यात्री। जॉन जुर्दाउ ने करोद, दत्ता, बेर, भदवार, यावल, बहादुरपुर, अकबरपुर, मांडू, सारंगपुर, सिरोज, ग्वालियर, अहमदाबाद, खंबात, आगरा आदि शहरों की यात्रा की। उसके अनुसार आगरा दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और उनमें से एक था, जहाँ अनेक अच्छी अच्छी सराय थी, यानी रहने के स्थान थे, और सरायों में कोई भी यात्री नाम मात्र के खर्चे पर अथवा मुफ्त ठहर सकता था। जॉन जुर्दाउ ने सूरत, बुरहानपुर, आगरा मार्ग तथा आगरा खंबात मार्ग का वर्णन किया है, जो इस काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। बुरहानपुर की मुगल छावनी की सुरक्षा के बारे में उसने जानकारी दी है, वह उल्लेखनीय है। वहाँ हम अपने आप को इतना ही सुरक्षित महसूस करते हैं जैसा कि अपने घर में रह रहे हों, यानी वह इतनी सुरक्षित थी जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। छावनी में जैसी व्यवस्था थी उससे अच्छी व्यवस्था मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखी। वहाँ सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। बुरहानपुर की कीमती पगड़ियाँ, रेशम, जरी के पटुके, चीटी, बेरमी तथा ज़रफ़्त नामक कपड़ों का वर्णन किया है। आगरा एक व्यापारिक केंद्र था। चुनिंदा दुनिया के हर कोने से व्यापारी यहाँ आते हैं। वह लिखता है, ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो चाहने पर वहाँ उपलब्ध न हो, यानी वहाँ पर संसार की हर एक वस्तु उपलब्ध है। अहमदाबाद कपड़े के व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था। अहमदाबाद का मुख्य रूप से फाफ्ता, छींट, बेनासीम और अन्य प्रकार के कपड़ों का व्यापार होता था। खूबसूरती और व्यापारी के मामले में कैम्बे यानी खंबात भारत का बहुत अच्छा शहर था। वहाँ पुर्तगाली व्यापार करते थे। इस प्रकार जॉन जुर्दाउ ने भी भारत की स्थिति के बारे में भी लिखा। अगला है निकोलस डाउंटन। निकोलस डाउंटन
ये यात्री एक बड़े कप्तान के रूप में 1614 में भारत आया है, यानी ये व्यक्ति जो यात्री है 1614 में भारत आए थे और सम्राट जेम्स को का मुगल बादशाह के नाम पत्र लेकर आए थे। यानी जो सम्राट थे जेम्स, उनका फरमान लेकर बादशाह के दरबार में आए थे, किंतु वह आगरा नहीं जा सके क्योंकि गुजरात का सूबेदार मुकर्रम खां उसकी प्रति शत्रुता की भावना रखता था। इस कारण था कि गुजरात का सूबेदार चाहता था कि डाउनटाउन पुर्तगालियों के खिलाफ मुगलों की मदद करे, यानी पुर्तगालियों के खिलाफ यह मदद करे। डाउनटन ने ऐसा व्यवहार करने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में उसे उसमें युद्ध करना ही पड़ा, जिससे उसे निर्णायक विजय प्राप्त हुई। बाद में वह बेड़े के साथ ईस्ट इंडीज चला गया। स्पष्ट है कि उसका वृत्तांत गुजरात और विशेषकर सूरत से ही संबंध है। उन्होंने बनिए मुसलमानों के रहन सहन ढंग और मन बहलाव के साधनों के बारे में लिखा। उसने मुसलमान महिलाओं के गाने की तारीफ करते हुए लिखा है कि ऊंचे और तीक्ष्ण स्वर में गाने के बावजूद उनका गायनी का मधुर और सुरीला है, उनका गायन मधुर और सुरीला है। अगला है निकोलस विंथिंगटन। निकोलस विंथिंगटन निकोलस विंथिंगटन यह कप्तान बेस्ट का परिचय के रूप में भारत आया। सूरत में उसने अपनी नौकरी की और दौरान गुजरात के अनेक स्थानों को देखने तथा वहां के लोगों को जानने समझने का अवसर मिला। यह 1614 में उसे नील के व्यापार में पूंजी निवेश के लिए और जॉन मिसेन हॉल की कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट लेने के लिए आगरा भेजा गया। उसका यात्रा विवरण ट्रैक्टेट नाम से लंदन में प्रसारित हुआ। ट्रैक्टेट उसके अनुसार गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद था। उस आकार में लंदन के समान था। सभी दिशाओं के कपड़ा व्यापार मकबल यहाँ बनता था। अहमदाबाद औषधियों के निर्माण का केंद्र था। सड़कें नील की खरीदारी के लिए प्रमुख केंद्र था। विंथिंगटन के अनुसार अजमेर बहुत बड़ा शहर था और जैसा कि बड़ा शहर उसने पहले कभी नहीं देखा। उसने सिंध में राजपूतों के पहनावे का विस्तार से परिचय दिया। राजपूतों में सती प्रथा बहुत आयत में प्रचलन थी। उसने सती प्रथा की प्रशंसा की के लिए निम्न शब्द कहे, वह चिता पर कष्ट को इतनी सहनशीलता से झेलती है कि उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। यानी सती प्रथा का इसने वर्णन किया कि वह कष्टों को, चिता के कष्टों को इतनी सहनशीलता से झेलती है कि उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। विंथिंगटन के अनुसार उस समय बनिए को 30 उपजातियां थी, यानी बनियों की 30 उपजातियां थी, जिसमें आपस में इतना अंतर था कि एक दूसरे के साथ खाना तक नहीं खाते थे। यानी इस प्रकार की जाति प्रथा भारत में विद्यमान थी। उनमें सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवा केवल अपने केश कटवा लेती थी। बनियों में बाल विवाह का प्रचलन था, जो लगभग 3-4 वर्ष की उम्र में ही हो जाता था। यानी बनियों में भी बाल विवाह होते थे। ऐसी बातों का इन्होंने वर्णन दिया। अगला है थॉमस कोरियत। थॉमस कोरियत ने अपनी पहली भारत यात्रा का विशद विवरण किया है। उन्होंने स्थल मार्ग से यात्रा की। सर थॉमस रो के साथ उसे बादशाह जहांगीर से मिलने का अवसर मिला। जहांगीर के दैनिक कार्यों, मनोरंजन साधन के बारे में उसने झरोखा दर्शन तुलादान का वर्णन लिखा। तुलादान का उत्सव बड़ी शानों से मनाया जाता था। इस अवसर पर बादशाह सोने के तराजू में बैठता था। उसने मीना बाजार के बारे में भी लिखा। मीना बाजार एक प्रकार का मेला था जिसमें केवल स्त्रियां ही सम्मिलित होती थी। यानी मीना बाजार के बारे में थॉमस कोरियत ने ही लिखा है। अगला जो महत्वपूर्ण है सर थॉमस रो। जो महत्वपूर्ण है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो यह 1616 में भारत आए। यानी ये कब भारत आए? 1616 में भारत आए। इन्हें बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। आगरा में 1 वर्ष तक रुका। 1619 में वह बादशाह का इस फरमान को लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों को इस तरह स्वागत किया जाता रहेगा। भारत में उसकी उपस्थिति और बादशाह के साथ उसके संबंधों का विवरण हक लुगत सोसाइटी द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। सर थॉमस रो ने मुगल दरबार तथा जहांगीर की अभिरुचियों के बारे में सविस्तार से चर्चा की। उसने उसके और उसके धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा। सर थॉमस रो के विवरण से इसलिए उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि बादशाह के धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा। इसके अनुसार बादशाह सभी धर्मों से संतुष्ट था, किंतु वह धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता था।
सर थॉमस रॉ ने लिखा है कि एक बार जहांगीर जयपुर के निकट स्थित टोडा नामक स्थान पर एक साधु से मिला। जहांगीर ने उस साधु को इतनी आत्मीयता, दयालुता और विनम्रता से बातचीत की जो सामान्यतः किसी राजा के लिए आसान नहीं दिखाई देती। उसने उसे बाहों में भर लिया, जबकि कई सफाई पसंद व्यक्ति उसे छूना भी गवारा नहीं करेगा। यानी उस व्यक्ति को भी छू लिया जो मेला को चला था, इसी बात कह रहे हैं। 3 बार अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और पिता कहकर पुकारा, यानी उसे फादर कहकर बुलाया, पिता का, वालिद का। बादशाह की ओर से शिकार का जानवर भेजा जाना उसके अनुग्रह का प्रतीक समझा जाता था। सर थॉमस रो पर भी बादशाह ने इसी अनुकंपा एकाधिकार बार की थी। उसने जरों का दर्शन बड़ा दिलचस्प दिया है। वह जालीदार जरोके के पीछे बैठता था और 2 बार बादशाह के साथ आगरा और मांडू गए जन्मोत्सव में सम्मिलित हुआ, जिसमें सोने के बाले होते, हीरे जवाहरात, जड़े झूले पड़े तथा गोटे किनारी झंडे जड़ियों लहराते सजे सजाए 12 हाथियों की सवारी बादशाह के सामने गुजरी। बादशाह ने बड़ी खूबसूरती से झुककर बादशाह को सलामी दी जो हाथी गुजरे थे। तुलादान की रस्म भी हुई। सोने चांदी, हीरे जवाहरात, रेशमी और जरी के कपड़ों तथा मसाले आदि से तोला गया। एक व्यक्ति शराब पीकर शाही मंत्रणा कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था। कोई भी व्यक्ति शराब पीकर शाही मंत्रणा कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की गुस्ताखी करता तो उसे कोड़े की मार सहन करनी पड़ती। अगर कोई व्यक्ति भयानक शस्त्र था, कोड़े पर एक भयानक अस्त्र था जिसकी मूठ के दोनों और किनारों पर 4-4 नुकीली गांठें होती थी, यानी उसकी मूठ और उसकी लंबाई तक 4-4 नुकीली गांठें होती थी, और जिसका प्रत्येक मार से 4 बार घाव हो जाता है, यानी एक बार मार से 4 बार घाव होते थे। जहांगीर के छोटे चित्र में मड़ी 1 इंच की सोने की लड़ी महत्वपूर्ण अमीरों को बख्शी जाती थी। अमीर वर्ग उस लड़ी को अगली पगड़ी में लटका देते थे, यानी जहांगीर एक लड़ी देता था, वो अमीर यहाँ पर लटका देते पगड़ी में। किसी फौजी मुहिम पर जाने से पहले बादशाह की शस्त्र सज्जा की रस्म के बारे में, बादशाह की छावनी में आगमन के बारे में थॉमस रॉ ने विस्तार से लिखा है। छावनी क्षेत्र का वर्णन करते हुए लिखता है कि वहाँ सभी प्रकार की दुकानें थी। दुकानें इस तरह सजाया जाता कि वह अलग से पहचानी जा सकती थी कि किसे कहाँ और क्या खरीदना है। उसने खुसरो वाले प्रकरण का भी वर्णन किया। वह लिखता है, खुर्रम, नूरजहां, आसफ खां और इत्मादुल्ला जो चाहते वही होता था। वह सबके मालिक थे। उन्होंने ही मिलकर खुसरो के खिलाफ षड्यंत्र रचा। वह लिखता है, बेचारा शहजादा शेर के पंजों में फंस गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और चाहने लगा कि उसके पिता उसकी जान ले ले ताकि वह शत्रुओं की विजय और प्रसन्नता का कारण न बने। सारे दरबार में कानाफूसी होने लगी, अफवाहें फैलने लगी। सारी स्थिति बड़ी भयानक हो गई। दरबार में नूरजहां के ग्रुप की शक्ति का उसको पूरा अंदाज था। यानी सर थॉमस रॉ ने नूरजहां की शक्ति के बारे में भी लिखा था। नूरजहां झुंटा गुट के बारे में भी सविस्तार वर्णन किया था। अगला है एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी सर थॉमस रो का पादरी था, यानी सर थॉमस रो के पादरी जी थे। 1617 में मांडू और फिर वहां से अहमदाबाद चले गए। उन्होंने विशेषकर मालवा और गुजरात के बारे में लिखा है। जहां बात अलग है कि उसके विवरणों में कई कई शहरों का भी उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए उसने मुल्तान का जिक्र किया है। वहाँ अच्छे तीर कमान बनते हैं। सींगों से बने कमानों की अच्छी तरह से जोड़ा जाता था। तीर सरकंडे और बेतों से बनाए जाते थे। दोनों प्रकार के अच्छी प्रकार रंगरोगन किया जाता था। इनकी खूबसूरत तीर कमान भारत में और कहीं नहीं बनते थे। मांडू में उसे बादशाह जहांगीर से को देखने का अवसर मिला। उसने बादशाह के व्यक्तित्व, क्रूरता, विनम्रता का अद्भुत विरोधाभास पाया। वह लिखता है कि बादशाह कभी न्यायप्रिय और दयालु लगता तो कभी भयानक क्रूरता भी देखने को मिलती। वह 2 विपरीत गुणों का मिश्रण था। वह गरीबों की निरंतर मदद करता। वह अपनी माँ का बड़ा आदर करता था। उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहता। जब वह पालकी में बैठ कर जाता तो उसके अपना कंधा ही दिया करता था, यानी उसकी माँ जब बैठ के जाती थी वो उसको कंधा देकर ले जाता था। वह बड़ा सहनशील था, किंतु वह गुस्से में होता तो लोगों को उल्टी सीधी सुना देता। शराब के नशे में वह कभी कभी गलती न होने पर भी लोगों को सजा दे देता था। वह कोड़े लगवाता था। यही बर्ताव उसके अमीरों को भी था। महंगे होने के बावजूद बादशाह के वस्त्र प्रतिदिन धुलते थे। मेरा विश्वास है कि सारी दुनिया में ऐसा बादशाह शायद ही कोई हुआ हो जितने इतने वस्त्र और जवाहरात रोज ही बदलता हो। बादशाह भले ही कहीं स्थिति में उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। गंगा का पानी लाने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त थे, यानी बादशाह गंगा जल से ही नहाता था। गंगा जल सुंदर तांबे के बर्तनों में लाया जाता था। तांबे के घड़ों के अंदर कलाई की हुई होती थी। वह पानी भरने के बाद जलवाहकों को दिन से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से टांका लगाकर बंद कर दिया जाता था। चांदी की आमाद के बारे में उसका कथन है,
जैसा सारी नदियाँ पानी में ले जाकर सागर में उड़ेल देती है, जिस तरह चांदी के अनेक स्रोत नदी लाकर शाही खजाने में डाल देती थे, जो वह वहीं ठहर जाती। दुनिया के कोने कोने से व्यापारी आते, सोना चांदी के बदले अपेक्षित सामग्री खरीद कर ले जाते। ऐसे व्यापारियों का सदा स्वागत किया जाता था, किंतु ये समझ में नहीं आता है कि चांदी बाहर से लाना अपराध क्यों माना जाता था। बाहर ले जाना अपराध क्यों, मतलब बाहर से चांदी बाहर नहीं ले जा सकते, यह अपराध माना जाता था। किसी भी देश के अनजान से अनजान व्यक्ति को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता था, किंतु वह देश के बाहर चांदी ले जाने की अनुमति नहीं थी। वस्तुतः हिंदुस्तान वह देश था जहाँ व्यापार सोने चांदी के बदले में किया जाता था, किंतु लाभांश को और अधिक उद्योगों में नहीं लगाया जाता था, बल्कि उन्हें गहनों की शक्ल में रखा जाता था, गाड़ दिया जाता था। यानी जो सोना चांदी प्राप्त होता था, लाभांश प्राप्त होता था, उन्हें सोना चांदी की शक्ल देकर गाड़ दिया जाता था, जमा कर लिया जाता था, गहने बना देते थे और इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे उद्योगों के विकास के लिए। टेरी ने तात्कालिक सिक्कों का आकार, प्रकार तथा मूल्य आदि का विवरण दिया है। सोने चांदी बाहर से आता था, उसे गला कर साफ करके उसे शाही मोहर लगा दी जाती। यहाँ के सिक्के दुनिया के किसी भी सिक्कों से अधिक शुद्ध होते थे। सिक्का रुपया कहलाता था। सिक्के के अलग अलग प्रकार होते थे, जिन्हें मूल्य भी अलग अलग था। एक सिक्के का मूल्य 2 शिलांग 3 पेंस के बराबर था, यानी उनके रुपयों से भी डबल था। सबसे अच्छा सिक्का 2 शिलांग 9 पेंस के बराबर था। चांदी के सिक्कों या तो गोल होते थे या चौकोर। वे ठोस, मोटे, न टूटने वाले, न घिसने वाले होते थे। सोने के बहुमूल्य सिक्के भी प्रचलित थे, किंतु सामान्यतः वे लोगों के पास रोजमर्रा के काम के लिए दिखाई नहीं देते थे। महमूदी नाम से जाना जाता है, यानी सोने के सिक्कों को महमूदी नाम से जाना जाता था। वाला सिक्का गुजरात में चलता था, जिसका मूल्य केवल 2 पेंस था। यानी एक सिक्का चलता था सोने का नहीं, महमूदी, जो गुजरात में चलता था, 2 पेंस के बराबर। सूबेदारों का काम फौजदारी मामले निपटाना था, जबकि काजी संविदा, ऋण और कारोबार से संबंधित मामले देखते थे। टेरी ने मुगल छावनी का भी विवरण किया। उसका कहना है कि लश्कर के तंबुओं का रंग प्राय सफ़ेद होता था, जो लोगों के पहनावे के रंग से मिलता था। शाही तंबू लाल रंग का होता था। बादशाह एक दिन में 10 मील की ज़्यादा यात्रा नहीं करता था। टेरी ने सैनिकों के अस्त्र शस्त्र का भी वर्णन किया है। हाथियों की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया जाता। करीब 6 फुट लंबी लोहे की तोप खींच कर ले जाते। तोप लकड़ी के चौकोर मजबूत खंभों पर जड़ी होती थी। तोप गाड़ी मजबूत रस्सी को हाथियों के शरीर पर कसकर बांध दी जाती। तोप आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता था। मावत हाथी की गर्दन पर बैठता, जबकि तोपची लकड़ी के चौकोर खांचे पर। तोप के गोले टेनिस की गेंद के जितने बड़े होते थे। युद्ध में तीर, कमान, तलवारें, ढाल, बलजम, नेजे आदि काम में लिए जाते थे। अच्छे निशानेबाज थे ये लोग। तोप दागने में अक्सर मसाले काम में ली जाती। युद्ध क्षेत्र के लिए नगाड़े और सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से बजाने वाले काम में लिए जाते थे। नगाड़े घोड़े की पीठ पर बांधे होते थे। टेरी के मुगल महिलाओं के पहनाव के बारे में भी वर्णन किया है। उनके शौक भी बादशाहों जैसे थे। उसने महल में काम आने वाले फर्नीचर, आरामगाहों तथा उनके बाहर भीतरी दोनों प्रकार के महिलाओं के साधनों का वर्णन किया है। उसने लोगों के तौर तरीकों और व्यवहार आदि के बारे में लिखता है कि लोग प्राय सभ्यता से व्यवहार करते थे और अपने से बड़ों का कहना मानते थे। नए नए फैशन में विश्वास नहीं करते थे। प्राय अपने बाप दादाओं के काल से चले आ रहे रीति रिवाजों पर अमल करते थे। अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर भी वह वाक शक्ति में अधिक प्रयोग लाते थे। लोगों की भाषा अरबी और फारसी शब्दों में युक्त थी। इसे हिंदवी कहा गया था। इसका लेखन बाएं से दाहिने चलता था, जबकि फारसी अरबी दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। राज दरबार की भाषा फारसी थी। इन्होंने भी कह दिया राजभाषा फारसी थी और विद्वानों को अरबी भारत में काफ़ी लोग तार्किक होते थे। वे किसी विषय पर बहुत अच्छी बहस करते थे। उसने इन लोगों की तारीफ करते हुए लिखा है, लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, उसका लेन देन ठीक ठाक है, उनमें नैतिक ईमानदारी है, वे अपनी बात के पक्के हैं, पड़ोसी का धर्म निभाते हैं तथा दयालुता, परोपकारता की भावना, क्षमाशीलता उनमें कूट कर भरी है। वे गुणों की मात्रा में तुर्कों, भारतीयों और ईसाइयों में नहीं किए जाते। लोग प्राय अपनी सुरक्षा के लिए राजपूतों, बलूचियों, पठानों के साथ लेकर चलते थे। ये लोग बड़े स्वामी भक्त थे, जिन्हें इन्हें अपनी सेवा में अपनी सेवा के नाम पर रखा जाता था। इन पर पूरी तरह विश्वास था। अगर लोगों को संकट आए तो कभी चोर लुटेर उन पर आक्रमण कर देते तो स्वामी भक्त व्यक्ति की जान पर खेल कर उसकी रक्षा करते। मुंह फेर कर भागना उन्होंने कभी नहीं सीखा, यानी उन्होंने उनकी तारीफ की। टेरी ने समृद्ध लोगों के भवनों के विषय में सूचनाएं दी हैं कि भवनों को अच्छा माल, लकड़ी, ईंटें आदि पत्थरों से किस्म की संगमरमर लगाया जाता था। मकान ऊंचे नहीं थे, अर्थात 2 मंजिल से ज़्यादा नहीं होते थे। उनकी छत सपाट और मोटी थी। छत के नीचे मजबूती से क्षैतिरें लगी थी। सुबह शाम उन पर टहला जाता था, हवाखोरी कर सके। गरीब वर्ग के बच्चों को मकान होते थे या झोंपड़ियाँ। इनके हालात खस्ता होती थी। ये लोग आपस में एक दूसरे से सटे थे। कोई ऐसा मकान नहीं था जो अकेला हो। इनकी दीवारें मिट्टी की होती थी, जिनमें भूसा मिला था। इनकी दीवारें टिकी रहती थी।
इनकी छतें नीची और सपाट थी। इनमें शैतियों के स्थान पर बल्लियों का प्रयोग किया जाता था ताकि यदि घर में आग लग जाए तो दोबारा जल्दी से बना सके। ऊंचे तबके के लोग आने जाने के लिए खच्चर, घोड़े, ऊँटों की अच्छी नस्ल के भैंसों का उपयोग करते। 2 पहियों वाली गाड़ियों से काम में लाते जिनमें गाड़ीवान के 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इनमें 2 बैल जोते होते थे जो घोड़े जैसे ही काम करते थे। अच्छी चाल से चलने पर वे प्रतिदिन 20 मील तक का सफर पूरा कर लेते थे। तंबाकू भरपूर मात्रा में उगाई जाती, किंतु उपचार की प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे। तंबाकू पीने वे चिलम या हुक्के का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन होता था जिसके गर्दन संकरी और ऊपर का हिस्सा गोलाकार होता था। यानी चिलम के बारे में उन्होंने बताया कि चिलम ऐसी होती थी, ये गोलाकार था, इसमें उभर लिया जाता था और ऊपर खीरा रख दिया जाता था और उसे पी लिया जाता था। इस प्रकार से उन्होंने चिलम के बारे में वर्णन किया। इसमें जुड़ी थी एक नलिका होती थी जिसके निचले हिस्से में पानी भरा होता था। यानी एक गुलगुल के बारे में भी लिखा है, एक सुरई, इसमें एक नलिका यहाँ होती थी, ये निकला हुआ होता था और ये उसका मुंह, और ये बड़ी डिजाइनदार होती थी। यहाँ पानी भरा होता था, पानी पाइप। वे बर्तन में तंबाकू की पत्तियां डालकर उन पर अंगारा रखते थे, यानी इसके ऊपर आग लगा दी जाती थी। अंगारे, आग लगा दी जाती थी। नल की जमीन पर खड़ी की जाती थी और उसके साथ सरकंडे की एक नली लगाकर जोड़ देते। सामान्यतः पानी की मुख्य पेय पदार्थ था। कभी कभी उनमें बीज डालकर उबालकर लाते थे और ठंडा कर लेते थे। कुछ मौकों पर पानी में नींबू का रस, चीनी मिलाकर पीते थे जिसे शरबत कहा जाता था। एक प्रचलित शराब बनाने वाली चीनी और जगरा का उपयोग होता था, इसे वे अर्क कहते थे। फारसी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगे थे, जैसे पशुपालन, काश्तकारी, औषधि विक्रय, बागवानी आदि। वे अंगूर की बेलों तथा ताड़ी के पेड़ों से ठेके लेने की व्यवस्था भी करते थे। ये लोग बड़े परिश्रमी होते थे। जो बच्चा जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित होते कहा जाता, उनका सर्वोच्च मुहूर्त पुरोहित को दस्तूर कहा जाता था। उनकी फारसी समुदाय में बड़ा सम्मान था। टेरी के दरवेशों से संबंधित विवरण भी अत्यंत रोचक है। टेरी मुसलमानों को आराम तलबी बताता है, काम में ज़्यादा खाने पीने पर जोर देते थे। इसके विपरीत और हिंदुओं की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि हिंदू परिश्रमी व्यवसायिक होते थे। वे मानते थे कि परिश्रम से कमाई रोटी ही मीठी है, सम्मानजनक होती है। हिंदुओं के बारे में समुदाय अलग अलग दस्तकारी और शिल्पकारी का काम में लगे हुए थे। अधिकांश विशेष रूप से इन्होंने जो वर्णन किया है वो मुगल काल के बड़ी सटीक वर्णन किया है एडवर्ड टेरी ने। इनके अलावा अगला है पिएत्रे देला वाले। पिएत्रे देला वाले, देला वाले, पिएत्रे देला वाले। यह एक इटालियन यात्री था जो सन 1622 में सूरज आया। उसने खंबात, अहमदाबाद, चाल, गोवा, इडक्की, मंगलूर और कालीकट की यात्रा की। उसने यात्रा विवरणों का पहला संस्करण इटावली भाषा में 1663 में प्रकाशित हुआ। इसी यात्रा के स्मरण तंत्र प्रकाशित हुआ। उसने तौर तरीकों को बड़ा जीवंत वर्णन किया लोगों के। उसे मुगल भारत में केवल 3 शहर सूरत, अहमदाबाद, खंबात को देखने का अवसर मिला। सूरत को चुंगीगढ़ दोगाना कहलाता था। वहाँ के अधिकार वर्ग हर माल की सावधानी से जांच करते थे। वे किसी भी अजनबी को घुसने नहीं देते जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, तथा लाइसेंस के बिना सामान भी नहीं लाने देते थे। अहमदाबाद की कारवा सरायों के बारे में उसका विवरण उल्लेखनीय है। अहमदाबाद और भारत के अन्य शहरों की सराय सामान्यतः फारस और तुर्किस्तान से भिन्न थी। उनके अनुसार तुर्किस्तान की चार दीवारी से घिरी बहुत ही बड़े महलनुमा रिहायशी स्थान जैसी थी, जिनमें मुसाफिरों के रहने या ठहरने के लिए अलग अलग कोठरियाँ होती थी, जबकि यहाँ शहर की कुछ गलियाँ यात्रियों आदि के लिए नियत कर दी जाती थी। इनमें स्थित मकानात में यात्री ठहरते थे। रात में इन गलियों के दरवाजों पर ताले पड़े जाते थे ताकि मुसाफिरों का सामान सुरक्षित रहे। अहमदाबाद के कुछ सराय में फारसी से लिखी हुई थी, जिनमें खंबात के कुछ पक्षियों के अस्पताल भी थे। विशेषकर लंगड़े और बीमार पक्षियों के लिए यहाँ गाय और बछड़ों के लिए भी व्यवस्था थी। पिएत्रे देला वाले ने गुजरात के उच्च वर्ग को मर्दाना व जनाने पहनाव के बारे में खूब लिखा है। क्लियर। मुसलमानों औरतों सफ़ेद और सादे कपड़े पहनती थी। सुनहरी बेलबूटेदार उनका ऊपरी शरीर वाला पहनावा लगभग मर्दों जैसा ही था। और इन्होंने इनके बारे में भी, यानी सोने चांदी के वस्त्र जो चवाना थे वो भी वह पहनते थे। हिंदू स्त्रियां लाल रंग के वस्त्र पहनती थी। ये
सूती शीट पहनती थी जिसका आधा लाल रंग भी होता था। उस पर अनेक रंगों की छपाई होती थी। लाल रंग को छोड़कर वे दूसरे रंग काम में लेती थी जो दूर से लाल दिखाई देते थे। आधी बाहों की चोलियां पहनती थी। शेष खुले हाथों में सोने चांदी कंगन या हाथीदांत की चूड़ियां पहनती थी। कमर के नीचे पैर तक लहंगा पहनती थी। पित्रा दलावाले ने लोगों की धार्मिक मान्यताओं, अंधविश्वास, रीति रिवाजों का विधिपूर्वक वर्णन किया है। उसने नागौर में ब्रह्मा मंदिर होने का भी जिक्र किया है, यानी नागौर में ब्रह्मा मंदिर का भी इन्होंने जिक्र किया है। उसमें संगमरमर की अनेक मूर्तियां थी। सबसे बड़ी मूर्ति उनके हाथ में अनेक मुख थे, हाथ और अनेक मुख थे। उनकी लंबी नुकीली दाढ़ी और मोटी तौन को भी उल्लेख किया है। उसके दोनों ओर कम से कम ऊंचाई वाली एक एक मूर्ति थी जो सूरत के बट वृक्ष की पूजा का भी उल्लेख किया है, यानी वृक्ष पूजा का भी इन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार हमने मुगल काल में जो यूरोपीय यात्री आए उनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया और यह क्लास आगे भी जारी रहेगी। अतः आप इस क्लास को ज्वाइन रखें क्योंकि इसमें अभी और भी बाकी हैं। टेवनियर है, फ्रांसिस्को पेरासल्ट हैं, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर है। इस प्रकार ये एक विस्तृत रूप से जो और यात्री बचे हैं इनका हम अध्ययन करेंगे, जो इससे अगली वाली क्लास में करेंगे। अतः आप ज्वाइन रखिए ताकि इसकी आगे वाली क्लास भी आपको समझ में आए। इस क्लास में इतना ही। आप सभी को मैंने इस क्लास में बताया कि मुगल काल में जो यूरोपीय यात्री आए थे, फादर एनसी मार्सलैंड, राफेल फेंच, विलियम हॉकिंस, विलियम फेंच, जॉन जोरांदा, निकोलस डाउनस्टैंड, निकोलस विथिंगटन, थॉमस कार्रियर, एडवर्ड टेरी, पित्रा दलावाले, सर थॉमस रो, और इन्होंने जो सुरही का वर्णन किया है जिसमें लोग बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं तो वो किस प्रकार बनी होती थी, इसका भी उन्होंने पूरा का पूरा वर्णन अपने ग्रंथ में किया है कि कैसे उसमें पानी रहता है, कैसे वह सरकंडे से जुड़ी होती है, कैसे उस पर आग के अंगारे रखे जाते थे और उसे पीते थे। क्लियर? अब इसके आगे का अध्ययन हम अगली वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।